कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी की ये लाइंस याद दिलाती है उस एक बड़े योद्धा की सच्चाई जो था मैसेडोनिया का राजकुमार, लेकिन जो पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण था, जो भरा हुआ होते हुए भी खाली था, जो यूँ तो बहुत मजबूत था लेकिन दूसरी तरफ बहुत मजबूर भी था, और उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के एक भाषण की बात करेंगे इसी एपिसोड में, जो आपको ये बताएगा कि जो ऊपर मैंने 3 बातें कही वो क्यों कही। नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और आपका स्वागत करता हूं द माइटी माइक वक्त वक्ता और वक्तव्य के इस एपिसोड में। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। मैंने महसूस किया है कि अब हम जब भी किसी नए मिशन पर जाते हैं, आप लोग वो उत्साह नहीं दिखाते जो पहले दिखाते थे। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप मुझसे मिलकर इस बारे में बात कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हमें मेरे अनुसार आगे बढ़ना है या आपके अनुसार पीछे हटना है। आपने सिकंदर के बारे में आज तक जो भी सुना होगा उसमें सिकंदर की वीरता के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनकी हिम्मत के बारे में सुना होगा, उनकी सेना की ताकत के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी विश्व योद्धा सिकंदर की वो तस्वीर सोची भी नहीं होगी जो तस्वीर भाषण के इस पहले हिस्से में हमें देखने को मिल रही है। एक थका हुआ, हारा हुआ, मायूस सिकंदर। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था? जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर भी थोड़ी देर में। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था और 336 बीसी में यानी लगभग 20 साल की उम्र में वो मैसेडोनिया के राजा बना दिए गए थे। राजा बनते ही उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स और आसपास के राजाओं को घेरना, मारना और हमला करना शुरू कर दिया था। इनमें से कई राज्यों से सिकंदर का खानदानी झगड़ा था। मतलब कई सारे राज्य ऐसे थे जिनसे उनका पुराना विवाद था, जिसकी वजह से सिकंदर राजा जैसे ही बना उसने शुरू कर दिया इन राज्यों पर कब्जा करना और वहाँ के राजाओं को हराना। लेकिन ये सब करने के बाद सिकंदर एक निरंकुश योद्धा बन गया। अगर आप लोगों को आपकी मेहनत के नतीजे के बारे में कोई संशय है या आपको मेरे नेतृत्व में कोई कमी नज़र आती है, फिर तो ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अब तक हासिल क्या किया है। आपने अपने आसपास के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है। आज आपके कब्जे में इजिप्ट है, लीबिया का बड़ा हिस्सा है, अरब का अधिकतर क्षेत्र है, सीरिया का लोलैंड, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सूजिया, पर्शिया और मेदिया है। इसके अलावा भी कई देशों पर आपका कब्जा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग हाइफेसिस के उस पार का इलाका नहीं जीतना चाहते? हाइफेसिस दरअसल एंशिएंट ग्रीक में ब्यास नदी को कहा जाता था और ब्यास नदी के इस पार था पंजाब। यानी उनकी बातों के हिसाब से देखें तो इस समय सिकंदर भारत की तरफ बढ़ने की योजना बना रहा था। लेकिन इस समय वो एक अजीब सी कशमकश की स्थिति में था। दरअसल सिकंदर के सैनिक लगातार काफ़ी समय से युद्ध करते करते बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसका मुख्य कारण ये था कि सिकंदर जब एक बार लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वापस मुड़ कर नहीं गया, वो आगे ही बढ़ता चला गया। ऐसे में सिकंदर के योद्धाओं को ये लगने लगा था कि हम युद्ध के लिए आगे बढ़ तो गए हैं लेकिन पीछे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हमारी सारी ज़िंदगी युद्ध में ही कट जाएगी? अब क्या हम पूरी ज़िंदगी अपने परिवार का, अपने घर का, अपने बच्चों का मुँह नहीं देख पाएंगे? इस वजह से सिकंदर के सैनिक डिप्रेशन में जा रहे थे और दूसरी तरफ सिकंदर थे जो इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे थे कि जिस दिन मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा उसके बाद मेरे लिए जीतने के लिए बचेगा क्या? ये फ़र्क होता है। यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि सिकंदर का हर सैनिक सिकंदर नहीं होता। क्या आपको इस बात का डर है कि हाइफेसिस के पार के लोग हमारा मुकाबला करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो लोग या तो सरेंडर करेंगे या भागते हुए मारे जाएंगे या देश छोड़कर चले जाएंगे। और जब हम वो इलाका ले लेंगे तो हम इन इलाकों को उनको तोहफे में दे देंगे जो स्वेच्छा से मेरे साथ मेरी लड़ाई में मेरा साथ देंगे। साम दाम दंड भेद, एक कुशल योद्धा की तरह सिकंदर को ये सारे गुर आते थे, क्योंकि लड़ाई सिर्फ युद्ध भूमि की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है आपके लीडरशिप की। और लीडरशिप का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है यानी कि कम्युनिकेशन, उसका माहिर तो सिकंदर था ही। आपने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच तो देखा होगा, उसमें खिलाड़ियों के पास ताकत है, स्किल सेट है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जो कोच होता है वो अपने खिलाड़ियों को लगातार शाउट आउट देता है, लगातार इनकरेज करता रहता है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाते थे तो किसी को याद दिलवाना पड़ता था, लेकिन ऐसा सिर्फ हनुमान जी के साथ नहीं था। अक्सर हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। यहीं आकर पता लगता है कि असली लीडरशिप क्या होती है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही बात सिकंदर अपने सैनिकों को बताना चाह रहा था कि लड़ना किस तरह है और जीतना किस तरह है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत है तो वो लक्ष्य अपने आप में ही उसका उद्देश्य है। लेकिन फिर भी यदि आप में से किसी के मन में यह प्रश्न हो कि इस कैंपेन में हमारी हदें कहाँ तक हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ स्थित गंगा और ईस्टर्न ओशन की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे कि ईस्टर्न ओशन, हाइक्रैनिक सी और पर्शियन गल्फ तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, जो कि सिकंदर के सैनिक इस बात से परेशान हैं कि वो घर से इतनी दूर आ चुके हैं, क्या वो घर वापस जा पाएंगे या कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सिकंदर उन्हें ये हौसला देने की कोशिश कर रहा है कि ईस्टर्न ओशन यानी अब जो बंगाल की खाड़ी है, हाइक्रैनियन सी जो अब कैस्पियन सी है और पर्शियन गल्फ जो अब ईरान की खाड़ी है, सिकंदर बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो रास्ता खुला हुआ है, हम तो आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं। तो सिकंदर एक मुश्किल काम को एक आसान काम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम लीबिया का बचा हुआ हिस्सा और पूरे एशिया पर कब्जा कर लेंगे तब हम आसानी से अपने जहाज़ों से पर्शियन गल्फ से यहाँ तक आ जा सकेंगे। अगर हम यहाँ से वापस गए तो ये जो इलाका हम जीतते हुए आए हैं, लेकिन जहाँ अभी मजबूती से हम स्थापित नहीं हो पाए हैं, वहाँ हमें विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमें ये सारी मेहनत एक बार दोबारा करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मुश्किलें और ख़तरे ये दोनों शान और शौकत की कीमत होते हैं। मतलब कमाल देखिए कि विद्रोह के इतने बड़े ख़तरे के बावजूद सिकंदर का कंसर्न ये नहीं है कि हम हार जाएंगे या हम मारे जाएंगे। उसका कंसर्न सिर्फ इतना है कि यार ये जो मेहनत इतनी सारी कर ली है वो फिर से हमें दोबारा करनी पड़ेगी। इस समय सिकंदर अपने भाषण में ये चाहते थे कि उनके अंदर का जो ये जज्बा है, इसी जज्बे को वो अपने सैनिकों के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। हमारे पूर्वजों ने जो किया था, हम उससे कितना अधिक हासिल कर रहे हैं ये देखिए। आइए हम एशिया के बचे हुए हिस्सों को अपनी जीत की बड़ी सी फहरिस्त में एक छोटी सी जगह दे दें। इसमें क्या शान होगा कि हम मैसेडोनिया में बैठे हुए अपने अपने घरों की रखवाली करें या हम अपने बॉर्डर पर हो रहे हमलों का जवाब देते रहें। मैं आप लोगों को दोष नहीं देता अगर मैं आप सबका कमांडर होते हुए आपके साथ नहीं चल रहा होता या मैं आपके इस थकाऊ और लंबी यात्रा का सहचर नहीं होता। अगर आप सब ये मुश्किल काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते कि ये काम करके आपको किसी तीसरे को देना है तो आपकी सोच जायज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैं और आप सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसलिए इसका इनाम भी हम सबको मिलेगा। सिकंदर को पता था कि अगर उसके सैनिक यहाँ से वापस लौट गए तो उसका विश्व विजयी होने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए वो इस समय कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिसके उसके सैनिक डिस्करेज हों या हर्ट हों। इस समय बात सिर्फ रिवॉर्ड की चल रही थी, क्योंकि सिकंदर को पता था कि आदमी थोड़ा बहुत लालची तो होता ही है। सिकंदर ये जानता था कि उसके सैनिक की ताकत कम नहीं हुई है, उसका शौर्य कम नहीं हुआ है, लेकिन वो परेशान है तो सिर्फ इस वजह से कि वो अपने घर से बहुत दूर है। सिकंदर को पता था कि उसके सैनिक लड़ेंगे तो हारेंगे नहीं, लेकिन यहाँ तो उनके लड़ने पर ही संशय था, हार जीत की बात तो बाद में होती। इसलिए सिकंदर ये चाह रहा था कि अपनी बातों से वो सैनिकों का हौसला भी बढ़ाए और उनको ये एहसास भी ना होने दे कि ये लड़ाई दरअसल सैनिकों की नहीं, सिकंदर की निजी लड़ाई थी। जीती हुई सारी ज़मीन आप लोगों की होगी। आप लोगों के रैंक के अनुसार मैंने कई इलाकों के गवर्नर तय कर दिए हैं। हम जैसे ही एशिया पर अपनी जीत पक्की कर लेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को संतोषप्रद ही नहीं बल्कि उससे बड़ा लाभ मिलेगा। आपने अपने जीवन में पैसे और ताकत का जो भी सपना देखा है, उन सपनों से बहुत अधिक आपको मिलने वाला है। इस लड़ाई के बाद जो भी अपने घर जाना चाहेगा वो जा सकता है, चाहे मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ। सिकंदर इस समय तक आधी दुनिया पर कब्जा कर चुका था। हालांकि आज के ग्लोब के हिसाब से वो दुनिया का 30% ही था, लेकिन उस समय जितनी ज्योग्राफी दुनिया को पता थी उसके हिसाब से सिकंदर आधी दुनिया का राजा था। लेकिन इसके बावजूद लड़ने और जीतने की उसकी इच्छा खत्म नहीं हो रही थी। वो अब लालच में तब्दील हो चुकी थी और जितना ज़्यादा वो जीतता जा रहा था और जीतने की इच्छा उसकी तीव्रतर होती जा रही थी। इस भाषण के बाद सिकंदर के सैनिकों ने उनका साथ दिया। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। सिकंदर और पोरस की लड़ाई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस लड़ाई के बाद वो लोग घर की तरफ लौटे, लेकिन कहते हैं कि उनमें से कोई भी घर नहीं पहुंच पाया। अधिकतर सैनिक रास्ते में ही बीमार पड़ के मर गए, यहाँ तक कि सिकंदर भी बहुत बीमार पड़ गए और कुछ लोगों का कहना है कि वो घर तक पहुँचे, कुछ लोगों का कहना है कि घर तक भी नहीं पहुँच पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई। मुकद्दर का सिकंदर सिनेमा में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल सिकंदर मुकद्दर का बनाया हुआ नहीं, मेहनत का बनाया हुआ था। उसके जैसी शिद्दत होना मुश्किल है। हालांकि आप चाहें तो उसको शौर्य प्रदर्शन का नाम दे दें या फिर लालच का नाम दे दें। द माइटी माइक के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और भाषण के साथ, एक और व्यक्तित्व के साथ और जानेंगे क्या था दुनिया का हालचाल जिस समय वो भाषण दिया गया। तब तक देखिए इसी चैनल पर पुराने सारे एपिसोड्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर के बारे में पढ़ते हुए उनकी एक पुरानी कहानी याद आई। एक बार जब सिकंदर भारत की तरफ आ रहे थे तो उनके एक सेनापति ने कहा कि
अलेक्जेंडर यहाँ पर एक फ़कीर हैं बहुत बड़े, आप चलिए उनसे मिल लीजिए, बहुत ही सिद्ध फ़कीर हैं। तो सिकंदर ने कहा चलो चलते हैं, मिल लेते हैं फ़कीर से, क्या हर्ज है। तो जब वहाँ गए सिकंदर और उनकी टीम पहुँची तो फ़कीर जो हैं डायोजनीज, वो निर्वस्त्र लेटे हुए थे, अपने आंगन में धूप सेंक रहे थे। तो सिकंदर वहाँ पहुँचे तो उसने सलाम भी नहीं किया। तो सिकंदर को लगा कि यार ये तो सलाम भी नहीं कर रहा है, उन्होंने तो उम्मीद की थी। तो उन्होंने अपना आदमी आगे भेजा, जो आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा डायोजनीज से कि सिकंदर महान आए हुए हैं। तो डायोजनीज ने बड़ी बेतकलीफी से देखा ऊपर और कहा कि यार अपने कुत्ते को आवाज़ दी और उसको संबोधित करते हुए कहा कि यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई आदमी खुद को महान कह रहा है, ऐसा तो कुत्ते भी नहीं करते। तो ये सुनकर सिकंदर को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी तलवार पर उनका हाथ चला गया। लेकिन फिर उनको लगा सिकंदर को कि यार मैं इसको क्या मारूंगा, मैं सिकंदर हूँ और मैं इस नंगे फ़कीर को, जिसके हाथ में कुछ नहीं, इसके पैर में कुछ नहीं, इसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, एक सूत नहीं है, उसको मैं क्या मारूँ। तो सिकंदर ने छोड़ दिया। लेकिन सिकंदर प्रभावित हो गए डायोजनीज से। उन्होंने कहा कि संत डायोजनीज आप बताइए, मैं सिकंदर, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डायोजनीज ने जो जवाब दिया वो इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि वो अगर समझ में आ गई तो आपका पूरा जीवन आनंद में कटेगा। डायोजनीज ने कहा, जब सिकंदर ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, डायोजनीज ने कहा कि अगर मेरे लिए तो कुछ कर सकता है तो ज़रा ये मेरी धूप जो तुमने छेक ली है वो धूप छोड़कर खड़े हो जाओ। अब ये फ़कीरी का आलम देखिए। अब इससे इतना प्रभावित हुए सिकंदर कि सिकंदर ने बाद में कहीं जाकर कहा कि अपने सेनापति से कभी चर्चा में कहा कि यार मैं अगर सिकंदर नहीं होता ना तो मैं डायोजनीज होना चाहता। और सिकंदर ने ये इच्छा जाहिर की कि ये बात जाकर डायोजनीज को बताओ, मेरे मन में ये इच्छा है। तो जब वो दूत गया और उसने डायोजनीज को ये बात बताई तो डायोजनीज ने हंस के कहा कि मैं अगर डायोजनीज नहीं होता तो भी मैं डायोजनीज ही होना चाहता। तो इस तरह से 2 बार सिकंदर को इस फिलोसफर ने, इस संत ने पटखनी दी। बाहर से आवाज़ आ रही होगी शायद थोड़ी सी, गणपति उत्सव चल रहा है और उनसे बड़ा सिकंदर कौन है, तो उनको प्रणाम करें गणपति को हम लोग। और देखिए बाकी सारे एपिसोड द माइटी माइक के, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत सारी कहानियाँ बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।